अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा ज़रा मैं अपना हैंड आउट भूल गया हूँ, कोई एक बच्चा अपना हैंड आउट कुर्बान करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हमने जो क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, जो डिस्कस नहीं हुए हैं, जरा देख लेते हैं अगर उसमें कोई ऐसी चीज है डिस्कशन वाली। कुछ दो तीन सवालों के मैं सैंपल सॉल्यूशंस आपको दूंगा, ठीक है? हमने कुछ बोर्ड पे कर लिए थे, कुछ आपने घर पे कर लिए हैं, कुछ मैं सैंपल सॉल्यूशंस आपको दूंगा। अच्छा भाई, कहाँ तक कर लिए थे हमने? नहीं, हम तकरीबन लाइन से चल रहे थे, सिर्फ एक छोड़ा था हमने, ये बाकिर वाला ऑटम 2015 का छोड़ा था हमने, ऐसे ही ना? ये ऑटम 2012 तक पढ़ लिया। हाँ, ये ऑटम 2015 का था, ये भी आसान था। बस इसके अंदर एक चीज ऐसी थी जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाली। Point number 2. Mr. Bakir was working in Pakistan Embassy in United Kingdom for past 10 years. Autumn 2015, page 8. हाँ, Mr. Bakir वाला। इसके जो पार्ट 2 है वो हमने नहीं किया। नहीं किया। Good. अच्छा, Mr. Bakir was working in Pakistan Embassy in UK for past 10 years. He returned back to Pakistan 5 months back and is now working with a British conglomerate in Islamabad. He is in the process of filing his return of income for tax year 2005 and has sought your advice on the following matters. Whether I would be a non-resident for tax year 20X5 हो गई, as my period of stay in Pakistan is less than 183 days under the income tax ordinance. तो क्या जवाब है? नो, गवर्नमेंट क्या ख्याल है? रेजिडेंट होगा नहीं होगा? क्यों होगा रेजिडेंट का? वेरी गुड। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है, यूके के अंदर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे। तो हमने कहा जब तक तेरा फिजिकल स्टे नहीं था तब भी यूं समझ तेरा फिजिकल स्टे था, और जब तू आ गया तो तेरा है ही स्टे, तो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। Whether I can claim a foreign levy paid on my foreign income equivalent to 150,000 as foreign income tax in my return of income to avoid double tax. तो ये हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट के साथ पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, सही है? अच्छा भाई, इसके अलावा जो थ्योरी के बच्चों वाले सवाल हैं, जैसे कि स्प्रिंग 14 का है, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अभी ये स्ट्रेट सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सही है? फॉरेन सोर्स सैलरी की सारी बातें लिख दो इसमें। स्प्रिंग 13, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर डिटरमिनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी। मुश्किल है? State the provisions of income tax ordinance with regard to residential status of individual and companies. मुश्किल है? अच्छा, तो इसके अलावा हमने मिस मार्गरेट वाला कर लिया था, ऐसा ही है? 2011 वाला नहीं किया था हमने। ये तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्संस फॉर टैक्स ईयर 2011। ये हम देख रहे हैं ऑटम 11 का पेज 9 handout 1. Mr. Shah has been working as an information analyst in the Ministry of Foreign Affairs. On 1st November 2010, he was posted to Pakistan Embassy in Canada for 3 years. तो जरा मुझे बताओ, ये टैक्स ईयर 2011 में क्या है? रेजिडेंट है नहीं है? रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? तुम बता दो क्यों रेजिडेंट है बेटा? हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जबरदस्त, वेरी गुड सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कर रहा है, और अगर पाकिस्तान एम्बेसी में पोस्ट कर भी दिया जाता है तो वो डेज उसके बाहर काउंट नहीं होंगे, रेजिडेंट ही कंसिडर होगा। वेरी गुड, तो हम लिख देंगे अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय
posted abroad will be resident irrespective of his physical stay. Therefore, Mr. Shah will be resident in tax year 2011 for tax purposes, even though his days of physical presence are less than 180. Clear है बात? लिख लेंगे हम ये? Yes, sir. Point number 2, Asif Learning Center. Asif Learning Center is a partnership concern providing IT training to professionals in Pakistan, UAE and Saudi Arabia. Up to 31 July 2010, management and control of its affairs was situated partly in Pakistan. Up to 31 July. क्या टैक्स ईयर 2011 में दाखिल हो गए हम? Yes, sir. एक महीना टैक्स ईयर 2011 में, ये जो जुलाई 2010 है, अप टू 31 जुलाई 2010 है, तो ये जो जुलाई 2010 का महीना है, ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगा मेरे बच्चों? 2011 में फॉल करेगा सर। अगर मैं बात करूं टैक्स ईयर 11 की, तो हम कहेंगे 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011, और ये ALC इस जुलाई के महीने में कहाँ थी? पाकिस्तान में। तो क्या ये पार्टली की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा? Yes, sir. अच्छा भाई, जबरदस्त। तो ये आप लिख लोगे, आसान है, हम कर चुके हैं इससे पहले भी। Mr. Liaquat was sent to Pakistan on a special assignment by his UK-based company on 1 March 2011. He left Pakistan on 9 September 2011. Non-resident. क्यों बेटा नॉन रेजिडेंट क्यों? 183 डेज से कम है। कोई बच्चा कह सकता है कि सर 1 मार्च से 9 सितंबर के दिन आप गिन लें, 183 से कम तो नहीं है। हमने कहा लेकिन 30 जून के ऊपर टैक्स ईयर ही खत्म हो जाता है, टैक्स ईयर 2011 ही खत्म हो जाता है, 30 जून का कट ऑफ होता है। तो 30 जून तक दिन बनते कितने हैं? हाँ तुमने लिखा हुआ है, और बता दो 30 जून तक कितने दिन बनते हैं? 123। तुमने लिखा है 122। अब मैं क्या मानूं सही? कितने बनते हैं बेटा? देखा नहीं किया ना, इसका मतलब घर पे सवाल नहीं किया ना। जो लोग अभी कैलकुलेटर उठा के ये सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने मेरे कहने के बावजूद घर पर सवाल सॉल्व नहीं किया। अफसोस की बात। 120। अच्छा ऐसी बात है, चलो गिन लेते हैं। 1 मार्च में कितने दिन होते हैं? जैन फेब मार्च, 31 दिन मार्च के। अप्रैल के 30 तो हो गए 61। मई के 31 तो होगा 92, और जून के 30 तो होगा 122। Farooq Trading LLC was incorporated as a limited liability company in UAE. Management and control of its affairs situated wholly in Pakistan. क्यों रेजिडेंट हो गई? Wholly in Pakistan। तो सर प्रैक्टिकली हो ना हो, थियोरेटिकली आईकैप का एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए। क्लियर है? कर लोगे? अच्छा भाई, briefly discuss residential status of following persons under ITO 2001. Asif is an employee of Balochistan government who has been sent to UK for an official assignment on 1 December 2007 for 2 years. टैक्स ईयर कौन से टैक्स ईयर की बात हो रही है देखना जरूरी है। टैक्स ईयर 2009 की बात हो रही है, बोलो। बिल्कुल ठीक बेटा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी रेजिडेंट irrespective of his physical status. Mrs. Akhtar Abbas and Co is a partnership firm doing business of financial consultancy in Pakistan as well as UAE. Management and control of its affairs is situated partly in UAE and partly in Pakistan. क्या करेंगे? कोई बच्चों वाले सवाल है सर, ऐसा ही है ना? मिस्टर ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अभी बहुत पुराने हो गए, 2006 तुम पैदा भी नहीं हुए होगे, ऐसा ही हो गए थे। सॉरी। Mr. A Pakistan citizen, returned to Pakistan in November 2004 after completing his employment contract in UAE. He worked till October 2004 in UAE, where there was no tax on salaries.
Mr. A is in Pakistan since then and has been employed by a local company. Explain the tax implications of Mr. A's income earned in UAE and Pakistan for tax year 2005. दोनों पे से टैक्स क्या करें भाई इसका? मिस्टर ए थे पाकिस्तानी सिटीजन, पाकिस्तान वापस आए हैं नवंबर 2004 में। ये हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग 2006 पेज 10। बात हो रही है टैक्स ईयर 2005 की। तो ये बना दिया हमने टैक्स ईयर 2005 की टाइमलाइन को। 1 जुलाई 2004 से 30 जून 2005, पहले टाइमलाइन बना लिया करो, सही है। अच्छा, कब वापस आया? नवंबर 2004। तो इधर कहीं वापस आया होगा, ऐसा है। नवंबर 2004। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये टैक्स ईयर 2005 में रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? हाँ, रेजिडेंट। अंधा भी बता देगा रेजिडेंट है, सही है, क्योंकि इतना सारा वक्त अगर ये पाकिस्तान में है तो ये मोर देन 50% टाइम है, ठीक है। तो ये रेजिडेंट है, 183 दिन से ज्यादा होगा इसको। नवंबर की डेट हमें नहीं भी बताई उसने, हमें नहीं बताया 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, हमारी बला से, लेकिन फिर भी हमें पता है कि 183 से 3 और मोर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो रेजिडेंट हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा भाई, इसका मतलब कि वो यूएई में होगा और वहां पर एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट कर रहा होगा, ऐसा ही है। और देखने से लग भी रहा है कि यूएई में काफी सालों से होगा। रिटर्न टू पाकिस्तान, जब ऐसी कोई बात करता है कि कहीं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है तो इसका मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि वो पिछले कई सालों से वहीं पर होगा। क्या ख्याल है? He worked till 2004 in UAE where there was no tax on salaries। और हमने कहा 2004 अक्टूबर 2004 तक काम करता रहा जहां पर सैलरीज पर टैक्स नहीं था। मिस्टर ए इज इन पाकिस्तान सिंस देन, उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया, एंड हैज बीन एम्प्लॉयड बाय लोकल कंपनी। Explain the tax implication on Mr. A's income earned in UAE and Pakistan for tax year 2005। अच्छा, जो पाकिस्तान इनकम है, पाकिस्तान सोर्स इनकम है, वो तो कहाँ टैक्सेबल होगी? टैक्सेबल इन पाकिस्तान। ये रेजिडेंट हो चुका है, ठीक है, ये रेजिडेंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर किसी के जहन में आ सकती है कि सर ये जो टैक्स ऑन सैलरी, दुबई में तो टैक्स ऑन सैलरी नहीं था और ये फिर पाकिस्तान आ गया है। आपने बताया था अगर टैक्स डिडक्ट एम्प्लॉयर ने नहीं, एम्प्लॉयर ने तो टैक्स नहीं काटा, इसका मतलब कि वो सेक्शन के तहत तो बचत नहीं हो सकती। किस सेक्शन के तहत बचत नहीं हो सकती? 102 में जो ये बात लिखी हुई थी ना कि अगर तो सैलरी पे फॉरेन एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगा। लेकिन अब जो दुबई में ये जो फॉरेन सोर्स सैलरी इसने अर्न की थी, इसके ऊपर क्या पाकिस्तान वो फॉरेन एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है? नहीं, दुबई में तो टैक्स ही नहीं था। इसका मतलब सर इससे तो बचत नहीं हो सकती। दूसरी बचत क्या थी कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। क्या उससे बचत हो सकती है? उससे भी बचत नहीं हो सकती। बचने का कोई रास्ता है? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट यार क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। रिटर्न देखो क्लियर नहीं है, ये बात तो सही है, क्लियर नहीं है, लेकिन ज्यादा सवाल टिल्ट किस तरफ है? मिसाल के तौर पर दुबई काम करके वापस आया है, तो वैसे आम तौर पर मैं ऐसे ही पूछूं आपसे, कौन होते हैं जो दुबई 6 महीने काम करके, सिर्फ दुबई में 6 महीने काम करके वापस आ जाऊंगा, सिर्फ 6 महीने के लिए मुझे दुबई जाना है, दुनिया पलट दूंगा मैं? कोई देखा है किसी ऐसे बंदे को? देखा है किसी को ऐसे? मैंने तो आज तक नहीं देखा। मेरे तो जितने दोस्त दुबई गए, सऊदीया गए, इधर गए, उधर गए, वहीं क्यों गए, उसके बाद वापस तो नहीं आया ये। तो वैलिड अजम्पशन क्या बनती है? अजम्पशन, लेकिन वैलिड अजम्पशन। जो तुम लोगों की अजम्पशन है वो बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है। क्या बात समझ आती है? तो हम क्या कहेंगे, हम इसको ये अज्यूम करेंगे, ये क्या अज्यूम करेंगे हम? इसको लिख भी सकते हो आप, कोई मसले की बात नहीं है, सवाल के अंदर आप लिख भी सकते हो भाई, अगर कोई वैलिड अजम्पशन है आप लिख दो।
लिख दो आप. It has been assumed that कौन है मिस्टर कौन है? Mr. A has been working in UAE since long and has returned to Pakistan in November 2014. ठीक है, फिर लॉ लिख दो. Foreign source income of a returning expatriate is exempt if he is resident in current tax year but was non-resident in 4 preceding tax years. ठीक है, FSI exemption will apply in first and second year of being resident. As per above criteria, returning expatriate and his FSI will be exempt for tax purposes in Pakistan for the tax year 2005 and 2006. अब बाकी की बातें तुम लोग लिखने में माहिर हो, ठीक है? ये मैंने थोड़ी सी बातें लिखी हैं, बाकी चीजें तो तुम लोग खुद ही लिख लो. अजीब सी गंदी सी राइटिंग में लिखा है, मैंने एक दफा पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा, देख लो. It has been assumed that Mr. A has been working in UAE since long and has returned to Pakistan in November 2004. Foreign source income of a returning expatriate is exempt if he is resident in, if a citizen of Pakistan. If a citizen of Pakistan is resident in current tax year but was non-resident in 4 preceding tax years, FSI exemption will apply in first and second year of being resident. As per above provision of law, Mr. A is a returning expatriate and his FSI will be exempt for tax purposes in Pakistan for the tax year 2005 and 2006. उसके बाद दबा के तुम लिख लोगे, सही है? छोटी मोटी बातें तुम लोग लिख लेना, ये मैंने बस मोटी बात लिख दी है. नहीं लगेगा बच्चा, अच्छी बात है ना, ये तो खुशी की बात है ना. इसमें तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारा पाकिस्तानी सिटीजन, तुम्हारा भाई, उसकी अगर टैक्स बचत हो रही है, और एक टैक्स कंसल्टेंट का काम क्या होता है भाई? मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग कहीं धोखे में नहीं रहना. पता लगे तुम टैक्स कंसल्टेंट बन गए, क्लाइंट को बता रहे हो ये भी टैक्स देना है, ये भी टैक्स देना है, ये टैक्स नहीं पड़ा तो भी 76 पड़ेंगे, तुमने नहीं भरा तो. उसको ये बताना होता है टैक्स बचेगा कैसे उसका. सही है, बात समझ आती है? चलो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है. टैक्स कलेक्शन में लग गए तो क्यों भाई, क्या हो तुम? FBI में जाने का इरादा है? अच्छा भाई, और बाकी सारे सवाल तो बिल्कुल ही बच्चों वाले हैं, वो आप खुद ही देख लेंगे. MCQ वाला क्या बता दूं बेटा? Which of the following appear to be correct in the given choices? The income of a non-resident individual is taxed in Pakistan, which is earned and received in Pakistan. नहीं, जरूरी नहीं है. Sorry, earned and received in Pakistan. Income of a non-resident individual
अर्नड एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान, ये वाला सही नहीं है। अर्नड अगर अर्न पाकिस्तान में है, रिसीव कहीं और है, तो भी टैक्सेबल होनी चाहिए। पहला वाला तो ठीक नहीं। अर्नड एंड रिसीव्ड अब्रॉड, income of a non-resident individual is taxed in Pakistan, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूसरा वाला भी ठीक नहीं है। सी, earned outside Pakistan but received in Pakistan, earned outside Pakistan but received in Pakistan, ये भी सही नहीं है। earned in Pakistan but received abroad, अच्छा सिर्फ ये ठीक हो सकता है आखिरी वाला। पाकिस्तान में अर्न हो, वो कहीं भी उसने रिसीव कर दी हो, वो टैक्सेबल हो, चाहिए। तो लास्ट वाला ठीक है। अच्छा भाई, बाकी सीए फाइनल के बच्चों वाले सवाल थे, हमने कर लिए थे। अच्छा, मिस्टर नायरो का रेजिडेंशियल स्टेटस वाला तो हमने कर लिया था, ऐसा है? मिस्टर नायरो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला यार, सीए फाइनल का कर लिया था ना। 180 कितने आए थे? 187 आए थे शायद। अच्छा भाई, फिर इसमें है नोट ऑन फॉरेन सोर्स इनकम, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सही है? नोट ऑन फॉरेन सोर्स इनकम ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अगर सवाल को आपने गौर से पढ़ा हो तो मिस्टर विलियम डी नायरो जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ऐसा है या नहीं है? किसी ने नोट किया था? हाँ, मैंने करवाया था, लेकिन ये मैंने शॉर्ट टर्म रेजिडेंट से पहले करवा दिया था। ठीक है, डेज काउंट करवाए थे मैंने, लेकिन इसमें ये वाली जो बात लिखी हुई है ना मिस्टर, हाँ, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक तो ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से आया है, और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना है? 1 ईयर 3 मंथ 21 डेज, तो ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन जाएगा ये। जी बेटा, फॉर टैक्स पर्पसेस इन पाकिस्तान फॉर टैक्स ईयर 2005 एंड 2006। तो इसको मैं आपको फॉरेन सोर्स इनकम का नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ये आसान सी बात है। इसके अंदर हमें ये बताना है, इसमें हमें ये बताना है कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि मिस्टर विलियम डी नायरो कौन है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो क्या होगा? तो हमने कहा अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हिज स्टे डज नॉट एक्सीड 3 इयर्स, तो फॉरेन सोर्स इनकम इसकी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड the FSI is not brought received in Pakistan and the exemption will not be applicable to the business established in Pakistan. पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के व्यवसाय और अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर, बल्कि पार्ट टाइम के अंदर कोई और जगह जो एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो तब इसमें काम होगा, एम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा, एम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा। सर मतलब वो भी पाकिस्तान में टैक्सेबल तो होगी ना? पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स तो नहीं होगी ना? तो भाई जब पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है पार्ट टाइम, तो फॉरेन सोर्स कैसे हुई? नहीं, मेरा मसला कैसे हुई? बिजनेस एस्टैब्लिश करने पर उसके फॉरेन सोर्स पे जो बिजनेस, यहाँ पर अगर पार्ट टाइम बिजनेस भी है तो वो भी पाकिस्तान सोर्स है बेटा। बस वो सेक्शन, मेरी बच्चों बात सुनो, जिस तरह कोई भी मेरी बात सुनो, एम्प्लॉयमेंट की गर्ज से, पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई बंदा पाकिस्तान आ जाए, चाइनीज आ जाए, जर्मन आ जाए, किसके लिए आया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए। बहुत गौर से सुनना बात को। रुक जाओ, पहले जरा ये कॉल खत्म हो जाए, मैं साइलेंट भी कर दूं। हाँ, एक बंदा है, वो आया ही एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसका स्टे 3 साल से ज्यादा का नहीं, वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। अब वो आने के बाद कोई और पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता है, वो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन वो भी क्या होगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम। एक बंदा है, वो कहता है मैं बिजनेस करने के लिए ही आ रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं ही बिजनेस करने के लिए रहा हूं, मेरा आने का मकसद ही बिजनेस है, क्या वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन सकता है? ये बात है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है और वो पार्ट टाइम कोई बिजनेस कर ले तो वो टैक्सेबल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो तो है ही पाकिस्तान सोर्स इनकम ना। क्या ख्याल है? बात समझ आती है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
क्योंकि हैंड आउट खत्म हो रहा है। क्या बता दूं बेटा? 1 साल क्या बोला था? 3 years भाई, 3 years। 1 साल कहाँ बोला मैंने? His stay in Pakistan does not exceed 3 years। लॉ में लिखा हुआ ना, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, ये लिखा हुआ बेटा, ये 1 year 3 लिखा हुआ ना, सवाल भी है। अगर यहाँ पर पार्ट टाइम बिजनेस कर लेता है और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मेन रीजन आने का यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयमेंट। मेन रीजन आने का क्या है यहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट। जैसे हमने देखा था ना, मिस मार्गरेट थी ना, वो डिलीवर कर रही थी लेक्चर, देखा नहीं था तुमने? बस सवाल कर लिया पूरा, उसके बाद फिर तुम वही वाला सवाल पूछ रहे हो। जब लेक्चर डिलीवर कर रही थी तो हमने टैक्स किया था उसको, वो एम्प्लॉयमेंट, वो सैलरी इनकम थी। बिजनेस इनकम के वो लेक्चर तो जो लाहौर में डिलीवर किए थे लेक्चर उन्होंने, सवाल तो किया मेरे बच्चे। सवाल करने का मकसद क्या है? पेज नंबर 8 पे सर B1 बोलो बेटा। पेज नंबर 8 पे B1 एक सेकंड। उसको 25% पे टैक्स हो गया 100%। 8 पर जोसेफ वाला B1 जोसेफ वाला तो हमने डिस्कस किया था ना बच्चा। 25% या 100%? कहाँ पर? पेज नंबर बता। तो पेज नंबर हाँ। एंड ब्रॉट 25% ऑफ इनकम टू पाकिस्तान। तो आप बताओ कितने पे होना चाहिए? 25%। सिंपल। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, तो तुम बताओ, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है? तो मुझे तो रेजिडेंट ही लगा। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं लग रहा था? मैंने तो बताया था शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। तुम लोग लिखते नहीं हो ना उसको। बोलो। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, पार्ट टाइम दूसरी जॉब कर लेता है तो कर ले जॉब। 3 साल वाला दूसरी जॉब पे एप्लीकेबल होगा। दूसरी जॉब के ऊपर देखो, जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है ना, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। अब मिसाल के तौर पर लॉजिकली स्पीकिंग जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी ना, वो उसकी मेन स्ट्रीम जॉब पे लगेगा। किस पे लगेगा? मेन स्ट्रीम जॉब जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में होती है, 9 to 5, 9 to 6 वाली। अब अगर फिर वो रात में लोगों की गाड़ियां साफ कर रहा है, बोले मैं एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी का, उसकी गाड़ियां साफ करता हूँ मैं, तो हमने कहा भाई ये वाली मेन स्ट्रीम जॉब नहीं है इसकी। क्या बात समझ आती है? क्लियर? सर कि अगर बिजनेस स्टडीज करता पार्ट टाइम करता है तो उसको कॉलेज और इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अगर वो पार्ट टाइम में बिजनेस एस्टेब्लिश करता है तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन सिंस में लिखा हुआ है वो बिजनेस स्टडीज कर रहा है, फॉरेन सोर्स नहीं। ये उस कंडीशन में लिखा हुआ है बेटा, ये उस कंडीशन में लिखा हुआ है, फिर से सुन लो, कि वो बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए अगर पाकिस्तान आएगा तो फिर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है? दिसंबर 2007 सीए फाइनल, मिस्टर काशिफ अहमद, पेज नंबर 11। अब पाकिस्तानी नेशनल लेफ्ट पाकिस्तान, ये बिल्कुल आसान है, खुद से कर लो। नहीं, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। इसको तुम लोग घर से करोगे, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, सही है? लेकिन अटेम्प्ट तुम लोग करोगे। अब जाहिर सी बात है, अगर सारे सवाल आसान होंगे तो फिर सीए क्या हुआ? और ये फिर है भी सीए फाइनल का सवाल। ठीक है? तो ये ढंग का सवाल है, इसको खुद करना है तुमने। आता है तुमको कॉन्सेप्ट पूरे, अब लिखोगे तुम और मैं इसका सोल्यूशन तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। कर लोगे? अगर मैं सारे डिस्कस कर लूंगा तो फिर मजा क्या आएगा? फिर तुम लोग करोगे तो तुम लोगों को लगेगा सब तो आता है। ऐसा मैं नहीं चाहता। जून 2010 सीए फाइनल, ये भी बिल्कुल आसान है मिस्टर बारी वाला, कर लोगे? और दिसंबर 2010 तो बिल्कुल ही ज्यादा आसान है। ऐसे सवाल हमने 3-4 सवाल कर लिए। अब सीए फाइनल में आते नहीं है ना, देखो 2010-11 के ऐसे सवाल 2010-11-12 के बाद आए नहीं है सीए फाइनल के अंदर। जब लोगों के अमाल अच्छे होते थे, लोग नेक होते थे, स्मार्टफोन नहीं होते थे, तब ये सवाल। अब लोगों के अमाल अच्छे नहीं है। ठीक है? हाँ, मैंने कब क्वालिफाई किया? 2013 में क्वालिफाई किया बेटा। क्या बेटा? नहीं यार, हम पर मेच पे तो खुसूसी करम था अल्लाह का भाई। रहम ही रहम, करम ही करम।
मतलब मैं स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी अपनी जर्नी शेयर करता हूँ जब कभी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, लेकिन अभी तो पढ़ना शुरू किया है हमने, बोर कहाँ से हो गए? सबको मिल गया हैंडआउट बेटा? इसके अंदर समरी कहाँ चली गई? समरी वाला पेज तो लगा हुआ ही नहीं है इसके अंदर। ओहो बेटा, एक आखिरी पेज इसके अंदर अटैच नहीं है समरी का, शायद वो कॉपी करना भूल गया है, तो वो अगली क्लास में दूंगा आपको। सही है, इस हैंडआउट की समरी का एक पेज है, नहीं मिला? सॉरी। सबको मिल गया हैंडआउट? अब ऑनलाइन वाले बच्चे कहेंगे हम भी तो है सर, हम भी पढ़े हैं राहों में। अब लेकिन तुम लोग जो पढ़े हो राहों में, थोड़े आउट पढ़ रहे हो हमें। अच्छा बेटा प्लीज खामोशी, मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा आप लोगों को, 1 मिनट दें सिर्फ प्लीज मुझे। जी बेटा बोलो। क्या बेटा? अभी बता दूंगी। अच्छा तुमने पूछ लिया। बेटा रुक जाओ, ये ऑनलाइन वाले बच्चों को हैंड आउट दे दूं मैं जरा, 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर। फिर हम नया हैंड आउट शुरू करेंगे। रमजान का महीना है, अगर 2 मिनट ब्रेक दे दिया तो अल्लाह का जिक्र कर लो यार, तस्बीह पढ़ लो, कोई बातें करनी है बस। चलो, जब तक वेब व्हाट्सएप कनेक्ट होता है, इस हैंडआउट से पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे। एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रमजान के अंदर हमने एक क्लास कर दी है कम, ठीक है? यानी कि अब हमारी होंगी 3 क्लासें और 2 से मैंने कर दी है क्लास 1.5 घंटे की। इसका मतलब रमजान के अंदर मेरा ये मुनासिब समझा कि थोड़ा सा रहम किया जाए आप लोगों के ऊपर। लेकिन क्या सर रमजान के बाद हम पे जुल्म होगा? तो रमजान के फौरन बाद एक तो हो जाएंगी हमारी 4 से क्लासें 5, 3 से 5 हो जाएंगी, जंप करेंगी, सीधी शूट कर जाएंगी, ठीक है? ईद वाले दिन नहीं होगी यार, मतलब टू बी प्रिसाइज ईद उल फितर वाले दिन नहीं होगी, ईद उल फितर वाले दिन नहीं होगी। ईद उल अज़हा की गारंटी मैं नहीं ले सकता, ठीक है? पहले तो ये कि हफ्ते में 3 से हो जाएंगी 5 क्लासें और 10 वाली क्लास हो जाएगी 9:30 बजे। हाँ, वहां से भी बढ़ेगी। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर 12 से हो जाएगी 12:30, लेकिन अभी नहीं, अभी इतना काफी है, ठीक है? वही बात, अभी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। चल जी बेटा, किसने क्या सवाल पूछा था? बोलो, क्या सवाल बेटा? सब्सिडरी का मतलब दिखाओ, सवाल रीड करके थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वैसे मैंने पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट दिया था, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, अब्बा कंपनी और बेटा कंपनी। मिस्टर काशिफ अहमद, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, सवाल सॉल्व तुम करोगे वरना मजा नहीं आएगा। मिस्टर काशिफ अहमद पाकिस्तानी नेशनल
लेफ्ट पाकिस्तानी सब्सिडरी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। पाकिस्तान के अंदर उस मल्टीनेशनल कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी होगी, ठीक है। पेरेंट कंपनी बाहर है, सब्सिडरी कंपनी पाकिस्तान में है। हमें कंपनी से लेना देना नहीं है। यानी कि इसका मतलब कि काशिफ अहमद पहले पाकिस्तान में काम कर रहे थे, ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, पाकिस्तानी सब्सिडरी छोड़ दी, एंड वाज एम्प्लॉयड इन द रोल ऑफ कमर्शियल डायरेक्टर मिडिल ईस्ट फॉर द ग्रुप कंपनी। और अब वो ग्रुप कंपनी के अंदर चले गए, जम मार ली उन्होंने, ग्रुप कंपनी में चले गए। तो इसका मतलब कि उम्मीद है कि पाकिस्तान से भी चले गए होंगे सर, ऐसा ही है ना। अच्छा भाई, और कब से चले गए वहां पे, कब से ज्वाइनिंग दे दी? जनवरी 1 2000 नहीं, ज्वाइनिंग दे दी ना मेरे बच्चे, ज्वाइनिंग हो गई, मान लेना ज्वाइनिंग हो गई। गया नहीं है तो क्या हुआ, ज्वाइनिंग तो हो गई, ऐसे है ये तो बेटी, गया नहीं है तो क्या हुआ। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2008, मैंने ये थोड़ी बोला गया है, मैंने बोला ज्वाइनिंग हो गई, अल्फाज का चुनाव। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2008, अच्छा भाई 1 जनवरी 2008 से ज्वाइनिंग हो गई है। ड्यू टू सर्टेन वीजा इश्यूज ही कुड नॉट ट्रेवल इमीडिएटली एंड रिमेन्ड इन पाकिस्तान टिल Feb 28 2008। लेकिन वीजा इश्यूज की वजह से वो ट्रेवल नहीं कर सका और वो पाकिस्तान में ही रहा, कब तक? 28 Feb तक। While in Pakistan, he continued to work for the Middle East region and received payment from the group company. पाकिस्तान में ही रहा और ग्रुप कंपनी से अपनी सैलरी वसूल करता रहा, दिरहम के अंदर कर रहा होगा ना। ज्वाइनिंग तो दे दी थी, चलो भाई मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, दुनिया कर रही है तो मैं कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, लेकिन सैलरी किस में लूंगा अब मैं? दिरहम के अंदर लूंगा, ज्वाइनिंग दे दी मैंने। अच्छा, लेकिन जिन दिनों में वो पाकिस्तान से बैठकर काम कर रहा है वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी, क्योंकि वो कहाँ पे मौजूद है। हाँ, ये बात हम सैलरी के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सैलरी सर्विसेज जब दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जब दी जाती हैं, तो जहां पर एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज होती है वो वहां की इनकम कहलाती है। अगर ये पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहा है, तो ये सैलरी इनकम कहाँ की कहलाएगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। मिस्टर काशिफ इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न फॉर सॉर्टिंग। उसके बाद बाकी सही है, तुम लोग खुद कर लोगे, इतना बताना मेरा काम था, बाकी काम तुम्हारा। सही है? किसी इशू की वजह से स्टे हुआ था, तो टैक्स वाले को हम अपना अगर हाल दिल और दर्द दिल सुनाएंगे तो क्या टैक्स वाला हम पर रहम करेगा? किसी वजह से रुकना पड़े तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा भाई। ये फ्लाइट का इशू थोड़ी है, मेरे बच्चे की तो वीजा ही नहीं मिला उसको। सर रूल्स के अंदर लिखा हुआ है डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग, ट्रांजिशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजिशन लिखा हुआ है ना, रूल टू काउंट डेज solely for the reason of being in transit, solely for the reason of being in transit। भाई उसको तुम इससे क्यों मिक्स कर रहे हो? मैंने उम्रे का प्लान कर लिया, वीजा नहीं मिल रहा, मैं बोलूं मैंने नियत तो की हुई है सर, नियत तो की हुई है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन इश्यूज वीजा नहीं मिल रहा, तो ये वाले दिन तो मेरे पाकिस्तान में काउंट ना करें आप माजरत के साथ। ऐसा करना है? ऐसे नहीं करो यार, ऐसे नहीं करो यार, टैक्स वाला पकड़ के मारेगा तुम लोग। हैंड आउट नंबर 2 हमारा शुरू हो रहा है। डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्टेबल अलाउंसेस। ऑनलाइन वाले बच्चों को हैंड आउट मिल जाएगा, टेंशन ना लो। अभी हैंड आउट पे तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ, जब आऊंगा तो दे दूंगा। इधर आ जाओ वापस। डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब हम कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट की तरफ मूव करने लगे। इंटरेस्टिंग डिस्कशन है डिडक्टेबल अलाउंसेस की। अच्छा, क्या होते हैं? तो हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया था, याद आता है? उसको दोबारा बना लें। चलो, एक सबसे पहले हमने कहा था कि सर हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे कि सैलरी, जैसे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी,
जैसे कि कैपिटल गेन, जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे कि बिजनेस इनकम, और एक और भी चीज होती है जिसे हम एग्जेम्प्ट इनकम भी कहते हैं। मिसाल ले लेता हूं मैं एग्रीकल्चरल इनकम। तो हमने कहा सर हर हेड ऑफ इनकम की प्रिज्यूमेबली कोई टर्नओवर होता होगा, कोई रेवेन्यू होता होगा, कोई रिसीट्स होती होंगी या सेल होती होगी। उसमें से जब आप एक्सपेंसेस को लेस करते हैं ठीक हो गई बात। ये कहानी हमने सुनी हुई है, 2-3 दफा सुनी हुई है ये वाली कहानी हमने। फिर हमने ये भी सुनी थी कहानी कि सर हर हेड ऑफ इनकम सारे, अच्छा एग्रीकल्चर, ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है ना, एग्जेम्प्ट इनकम, ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है ना, सुनना जरा, ये किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर फॉल नहीं करती। जिस तरह हमने देखा था एफटीआर की इनकम होती है जो किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती, एग्जेम्प्ट इनकम भी किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती। अच्छा देखा जाए तो जो बंदा खेती बाड़ी करता होगा, जो एग्रीकल्चर करता होगा, क्या ये एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना, क्या उसका बिजनेस है? यस, देखा जाए तो बिजनेस तो है, लेकिन क्या हमने इसको बिजनेस इनकम के हेड में डाला? नहीं डाला, हमने इसको अलग कर दिया। हमने कहा भाई हमने तुम्हें अपनी बरादरी से अलग कर दिया, ठीक है, बरादरी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आप एग्जेम्प्ट इनकम हो तो आप किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर फॉल नहीं करोगे। जबरदस्त बात हो गई। तो हमने कहा सर लेकिन हम इसको एग्जेम्प्ट इनकम के नाम से जानेंगे, पहचानेंगे, अच्छी बात है। इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड किया तो ये बन गई टोटल इनकम। क्या बन गई? टोटल इनकम। टोटल इनकम, इस टोटल इनकम में से अगर तुम लेस कर दो एग्जेम्प्ट इनकम और लेस कर दो डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो ये तुम्हारी बन जाएगी टैक्सेबल इनकम। सर ये सबका सम, इन सबका सम। अच्छा मैं वैसे भी क्लेरिफिकेशन के लिए कह दूं कि सैलरी इनकम में से एक्सपेंसेस लेस नहीं हो सकते, लेकिन ये हमें बाद में पता लगेगा कि इसमें से लेस नहीं हो सकते। लेकिन अभी हम हर हेड ऑफ इनकम में से अज्यूम करें, हम हर हेड ऑफ इनकम में से अज्यूम करें कि क्या लेस हो रहे हैं? एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं। लेकिन हमें बाद में पता लगेगा कि सैलरी के हेड में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता। वो जब हम सैलरी पे पहुंचेंगे तो पता लगेगा। अभी हमने तो हेड ऑफ इनकम का डिस्कशन स्टार्ट ही नहीं किया ना। तो हमने कहा सर अब ये जितने भी एलिमेंट्स आ गए एक्सपेंसेस लेस होने के बाद, इन सबको जब हमने ऐड किया तो क्या बना? टोटल इनकम। यानी इस टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए एक्सपेंसेस लेस हो चुके हैं। क्या ये बात ध्यान में आती है?
इसके बाद फिर हमने इसको लेस कर दिया, यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे टोटल इनकम कैलकुलेट करो तो क्या उसके अंदर एग्जेम्प्ट इनकम को इंक्लूड करोगे? नो सर। टोटल इनकम, कोई तुमसे कहे टोटल इनकम कैलकुलेट करो, एग्जेम्प्ट इनकम को इंक्लूड करोगे? बिल्कुल करोगे यार, लिखा हुआ तो है, किया तो है, इतना बड़ा ब्रैकेट तो बनाया है, कैसे बनाऊं मैं? पत्थर से बना दूं टोटल इनकम। लेकिन अगर कोई कहे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो तो हमने कहा सर फिर इस टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम भी लेस करेंगे और एक और मखलूक भी लेस करेंगे जिसे हम डिडक्टेबल अलाउंसेस कहते हैं। और जो चीजें भी लेस करेंगे जाहिर सी बात है कि वो हमारी टैक्सेबल इनकम को क्या कर रही है, क्या कर रही है, हमारी टैक्सेबल इनकम को कम कर रही है। देखा जाए ये जो टोटल इनकम आई है ये भी सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम है, ऐसा ही है। और इसके अंदर से एक्सपेंसेस लेस हुए हुए हैं, क्या ख्याल है? हुए हुए ना लेस? तो सर हमने एक्सपेंसेस लेस किए, एक्सपेंसेस लेस करने से भी टैक्सेबल इनकम क्या होती है? कम होती है। एग्जेम्प्ट इनकम हटाने से भी टैक्सेबल इनकम क्या होती है? कम होती है। और डिडक्टेबल अलाउंसेस हटाने से भी कम होती है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये ऊपर ब्रैकेट के अंदर हर चीज आ चुकी है, तो इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। सही है? जो हमने ब्रैकेट बनाया है उसके अंदर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज आ चुकी है कि सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम किसमें आ रही है? टोटल इनकम में आ रही है। और सारे हेड ऑफ इनकम की जो इनकम आ रही है उसमें से हमने एक्सपेंसेस को पहले ही क्या किया हुआ है? लेस किया हुआ है। तो हमने ये देखा कि एक तो एक्सपेंसेस को कम कर देने से भी टैक्सेबल, एक्सपेंसेस को बढ़ाने से, एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाएंगे तो ये कम हो जाएगी। तो हमने कहा सर अगर एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया जाए तो भी इनकम का क्या हो जाएगी? इसका मतलब कि क्या एक्सपेंस अलाउ होने का टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलता है? यस। अगर एक्सपेंस अलाउ होंगे तो टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सर एक्सपेंस अलाउ होने से इनकम कम होगी, हेड ऑफ इनकम की इनकम कम होगी तो टोटल इनकम कम होगी, तो टैक्सेबल इनकम भी कम। क्या एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है टैक्स पेयर को? यस, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होती, तो ये भी बेनिफिट है। सर क्या डिडक्टेबल अलाउंस का बेनिफिट मिलता है टैक्स पेयर को? आंसर इज यस, क्योंकि इससे भी क्या हो रही है? टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब ये भी एक बेनिफिट है। तो अब इस हैंडआउट का मकसद क्या है? किसको पढ़ना? इस बेनिफिट को पढ़ना, इस बेनिफिट को पढ़ना, जिससे हमारी टैक्सेबल इनकम क्या होगी? कम होगी। क्लियर होती है बात? अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल इनकम में से लेस करो क्या? एग्जेम्प्ट इनकम और उसमें से क्या लेस होता था? डिडक्टेबल अलाउंसेस। ये लेस हुआ तो आपके पास आ जाती थी टैक्सेबल इनकम, ऐसा ही है। इस पर लगता था टैक्स रेट और ये आ जाता था हमारे पास ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। ठीक है, फिर उसमें से क्या लेस होता था? टैक्स क्रेडिट्स। ये हमारा होगा हैंडआउट नंबर 3। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे और ये आ जाती थी हमारे पास फाइनल टैक्स लायबिलिटी, जिसमें से आप लेस कर देते थे एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स, और ये आ जाती थी हमारे पास नेट टैक्स पेबल विथ रिटर्न ऑफ इनकम। ऐसा ही था, लेकिन फिर हमने ये भी कहा था कि सर ये जो छोटा सा फॉर्मेट है ये बेसिकली पूरे इनकम टैक्स की समरी है और इनमें से हर एलिमेंट इज अ हाइपरलिंक। जब आप टोटल इनकम को क्लिक करते हैं तो जैसे ही क्लिक करते हैं ये पूरा चार्ट खुल जाता है आपके पास। ऐसा ही है, चार्ट तो खुल गया, उसके बाद आपने जब सैलरी पर क्लिक किया तो सैलरी के अंदर की सारी चीजें खुल जाएंगी कि रिसीट्स में है क्या, कौन सी रिसीट्स आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, कौन से एक्सपेंस आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। फिर लॉ के सारे सेक्शंस आ जाएंगे, हर हेड ऑफ इनकम के, हर हेड ऑफ इनकम से रिलेटेड सेक्शंस हैं लॉ के अंदर, फिर वो पढ़ना पड़ेंगे हमें। क्या बात समझ आती है? तो यही देखा जाए तो बड़ा छोटा सा इनकम टैक्स है, लेकिन ये खुलता चला जाता है शैतान की आंख की तरफ। ठीक हो गई बात?
जिसमें से हम ये वाली आंख खोल रहे हैं इस वक्त। अभी बंद है, अभी हैंड आउट खुलेगा ना तो खुल जाएगी। बंद रहने दें सर, हम भी सोना चाहते हैं। तो क्या आप शैतान हो? अच्छा चलो, तो आ जाओ बेटा, शुरू करते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहला डिडक्टेबल अलाउंस, यानी कि एक बात हमें पता लग गई कि सर ये डिडक्टेबल अलाउंसेस है बेनिफिट, टैक्स पेयर के लिए क्या है ये बेनिफिट। तो कल को अगर हमसे कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा कजन ये पूछे कि यार कोई तरीका तो बताओ टैक्स बचाने का, तो हम उसके सामने भरम मार सकते हैं। इस सेक्शन बोलने से तो चलो खैर थोड़े भरम पड़ जाएंगे। हैंड आउट दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। बातें नहीं, असल में हैंड आउट तो था, ये पीडीएफ में कन्वर्टेड नहीं था। मैंने कुछ करके तो भेजा है, अल्लाह करे पहुंच गया। ठीक है भाई, पहुंच ही जाएगा कभी ना कभी। अच्छा भाई, हैंड आउट नंबर 2, सबसे पहले डेफिनेशंस। अब मैंने बोर्ड मिटा दिया, लेकिन चलो मुझे बाद में मिटाना चाहिए था डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद, लेकिन खैर है। टोटल इनकम, क्या टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम एंड पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो हमने यही बनाया था चार्ट, यस सर, ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, पूरा ब्रैकेट बनाया था ना मैंने, उसमें सारे हेड्स ऑफ इनकम भी आ गए थे और साथ में क्या भी आ गई थी, एग्जेम्प्ट इनकम भी आ गई थी। तो सेक्शन नंबर 10 याद हो गया आपको? यस सर, हो गया। सेक्शन नंबर 9, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम। सबसे पहले टोटल इनकम में से क्या लेस करो, एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बाय द सम ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस, और उसमें से और भी क्या रिड्यूस कर दो, डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो क्या बात हुई, टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम। तो पहले तो टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम लेस करो, और फिर किससे भी रिड्यूस कर दो, डिडक्टेबल अलाउंसेस से भी रिड्यूस कर दो, तो क्या बन जाएगी, टैक्सेबल इनकम। तो देखो नीचे छोटा सा डब्बा बनाया हुआ है, टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो क्या आ जाती है, क्लियर है। Deductions from total income to arrive at taxable income. Income is taxable under any of the 5 heads of income as under income from salary, income from property, income from business, capital gain, and income from other sources. Total income is the sum of all incomes under 5 heads of income, net of deductions admissible under respective heads of income. ये जो लिखा हुआ है ना, net of deductions admissible under respective heads of income, उसके ऊपर छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख लो एक्सपेंसेस। ये जो हर हेड में से हमने एक्सपेंसेस लेस करके दिखाए थे ना, ये उसकी बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि टोटल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम्स अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम, नेट ऑफ डिडक्शंस, नेट ऑफ डिडक्शंस। तो हर हेड में से उसकी डिडक्शंस भी हमने क्या कर दी थी, लेस कर दी थी। एंड एग्जेम्प्ट इनकम, वही बात जो ऊपर की थी हमने।
total income shall also be reduced by the following amounts and exempt income to arrive at taxable income. तो हमने कहा टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम भी लेस कर दो और ये नीचे वाली अमाउंट भी लेस कर दो जो डिडक्टेबल अलाउंस है, तो कहां पहुंच जाओगे? टैक्सेबल इनकम पे पहुंच जाओगे। ए, पहले मैं इन पांचों के नाम रीड कर रहा हूं, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस, इन पांचों के नाम रीड कर रहा हूं, फिर हम एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ए, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड ओशर ऑर्डिनेंस। बी, वर्कर्स वेलफेयर फंड। सी, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। डी, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। ई, एजुकेशन एक्सपेंसेस। एक एक करके अब हम इन सबको टारगेट करते हैं। पहला, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। चलो, तो मौजू भी जो है वो मौके की मुनासिबत से आ गया, रमजान की मुनासिबत से आ गया ज़कात का मौजू। क्या ख्याल है? अच्छा, वैसे देखो ज़कात का ताल्लुक रमजान से है नहीं, हमने उसको ज्वाइन कर दिया रमजान से। आम तौर पर लोगों को याद नहीं रहता, थोड़ी सी ऐसी ऑफ द टॉपिक बात हो रही है, जाहिर सी बातें होनी चाहिए नॉलेज के लिए हमारी। आम तौर पर लोगों को याद नहीं रहता कि हम कब साहिब निसाब बने थे। क्या बने थे? साहिब निसाब। साहिब निसाब का मतलब ये होता है कि एलिजिबिलिटी फॉर ज़कात, एलिजिबिलिटी फॉर ज़कात, एलिजिबिलिटी फॉर ज़कात। अच्छा, जब आप पर एलिजिबिलिटी फॉर ज़कात हो जाती है, मिसाल के तौर पर अभी स्टेट बैंक ने जो अमाउंट डिक्लेयर किया है वो है कोई करीब आज के दौर में 80-90 हज़ार का एक अमाउंट बनता है। अगर किसी बंदे के पास 80-90 हज़ार रुपए का अमाउंट है तो उस पर ज़कात की एलिजिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है, वो बन जाता है साहिब निसाब। यानी उसके पास इतना पैसा है, इतना माल है कि अब उसे अपने पैसे में से ज़कात निकालनी है। अच्छा, लेकिन सर क्या जैसे ही साहिब निसाब बन जाए वो ज़कात निकाल दे? हमने कहा नहीं। जब वो साहिब निसाब बना, मिसाल के तौर पर जब उसके पास वो 90,000 रुपए आ गए, 80,000, 90,000, क्योंकि ज़कात का निसाब ये होता है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इनमें से किसी के बराबर भी रकम। तो अब सोने और चांदी में से जो लोअर वैल्यू की जो आइटम होती है वो होती है चांदी। तो ये 52.5 तोला चांदी के पैसे कुछ आम तौर पर बन जाते हैं 80-90 हज़ार बन जाते होंगे। तो आज के दौर में जिसके पास 80-90 हज़ार रुपए हैं वो साहिब निसाब है। अच्छा, अब क्या सर वो जैसे ही 80-90 हज़ार रुपए आएंगे क्या वो ज़कात देते? हमने कहा नहीं। जैसे ही वो साहिब निसाब बना, जब उस पर पूरा 1 साल गुजर जाएगा, पूरा 1 साल गुजर जाएगा। ये कैलेंडर ईयर नहीं है, इस्लामिक ईयर है। ये कौन सा ईयर है? इस्लामिक ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं है। कैलेंडर ईयर और इस्लामिक ईयर में तो दिनों का फर्क होता है ना। जब अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा साहिब निसाब बन गया 1 रजब को, तो अगले साल 1 रजब को उस पर क्या ड्यू हो जाएगी? ज़कात ड्यू हो जाएगी। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा साहिब निसाब बन गया, उसके पास 90,000 रुपए आ गए, और अब अल्लाह की फजल से और अल्लाह के करम से उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या ही होगी? इजाफा ही होगा। क्योंकि जो बंदा ज़कात देता है, जो भी बंदा ढंग से ज़कात देता है ना, जो भी बंदा ढंग से ठीक तरीके से ज़कात देता है, वो कैसे बंदे कम होते हैं। जो बंदा ठीक से ज़कात देता है ना, आप कभी उससे पूछना कि आपने अगले साल जो ज़कात दी वो पिछले साल से ज्यादा थी या कम थी, वो बोलेगा यार पिछले साल से ज्यादा ज़कात दी है मैंने। लेकिन आंखों का मुशाहिदा तो ये है, देख तो ये रहे हैं कि ज़कात देने से माल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हम सिर्फ 2.5% की ज़कात दे रहे हैं, लाख पर बने 2,500। लाख पे कितने बने? 2,500। और 10 लाख पे? ओहो सर, ये तो बढ़ रही है, दिल पे चोट लग रही है। ओहो,
1 करोड़ पे 25 लाख 2.5 लाख, 10 करोड़ पे जिसके पास 10 करोड़ रुपए हो, जिसके पास 10 करोड़ रुपए हो, और होते हैं लोगों के पास, जिसके पास 10 करोड़ रुपए हो और उसको ये बोला जाए कि आपने 25 लाख रुपए ज़कात देनी है, क्या ख्याल है, दिल पे टेंट लगेगा नहीं लगेगा? जाहिरी एतबार से देखा जाए, जाहिरी एतबार से देखा जाए तो दिल पे चोट लगेगी। यार 25 लाख रुपए ऐसे ही झटके में गरीबों को देते हम, ऐसे कैसे? दिल नहीं मान रहा। और आप यकीन जाने, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, बहुत कम लोगों को मैंने देखा कि वो ठीक तरीके से ज़कात निकालते हो, ठीक तरीके से ज़कात निकालते हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था जब इस्लामी मुमलिकत थी ना, तो और खुलफाए राशिदीन का दौर, सुनहरा दौर, तो कोई एक बंदा भी ज़कात लेने वाला नहीं होता था। लोग घर घर तलाश करते थे, कोई ज़कात लेने वाला मिल जाए, हमारा फर्ज पूरा हो जाए। कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। ये इस्लामिक सिस्टम है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, कि इफ यू आर गिविंग ज़कात तो पूरे मुआशरे के अंदर एक बंदा भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो ज़कात लेने वाला हो। लेकिन लोग ढंग से ज़कात दें तो सही, ठीक से ज़कात निकालें तो सही। ठीक से मुराद पूरी ज़कात, पूरी ज़कात। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, देखो घरों के अंदर खाली और हमारी माओ बहनों को पता भी नहीं होता। आप उनसे पूछे कितना जेवर है, सबसे पहले तो थोड़ा सा जरा डर के बताएंगे क्यों पूछ रहा है। अच्छा, बता भी दिया उन्होंने। आपने कहा अम्मा इतना जेवर, इसके ऊपर इतनी ज़कात लगती है। नहीं नहीं बेटा, ये तो मेरे पहनने का जेवर है। तो अम्मा जेवर पहनने का हो उस पर भी ज़कात लगती है? नहीं लगती बेटा। तो अब घर की खवातीन को तो पता ही नहीं होता, जो हमारी दादियाँ नानियाँ हैं उनको तो नहीं पता होगा। तुम उनसे जाके पूछ लेना, तुम अपनी दादी के पास जाना, अपनी नानी के पास जाना, उनको बोलना दादी आपके इतने सारे जेवर है ना, इसके ऊपर इतनी ज़कात बनती है। बोलेंगे चल शैतान भाग यहाँ से। बात आई समझ में? उनको पता ही नहीं होगा। तो कितनी खवातीन जिनके पास जेवरात है उनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर ज़कात देनी उन्होंने। अच्छा फिर अगर हम अपनी अम्मी से पूछेंगे, अम्मी आपके पास जो जेवर उसकी ज़कात दे दी आपने? बेटा वो तो तुम्हारे अब्बा देंगे। अब्बा से पूछा अबू आपने वो जो अम्मी के जेवर थे ज़कात दे दी? मुझे क्या पता कितने जेवर है, मैं तो अपने पैसों की ज़कात दूंगा ना बेटा। तो वो अम्मा के जो जेवर थे वो तो रही गए, उसकी ज़कात तो किसी ने दी नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, ये आम गलतियां हैं, लेकिन ये गलतियां बहुत सीरियस गलतियां हैं, बहुत सीरियस गलतियां हैं। मतलब अगर किसी दादी नानी के पास अगर सोना पड़ा हुआ हो और सोने की प्राइस कैसे शूट हुई है, तो कुछ नहीं थोड़ा बहुत भी पड़ा हुआ होता है ना, तो 1 करोड़ 2 करोड़ का सोना बन जाता भाई। वो 1 करोड़ का सोना बन गया तो 2.5 लाख रुपए की ज़कात हो गई उसके ऊपर। बात समझ आती है? इसका मतलब कि हमने इस चीज को बहुत ज्यादा लाइट ले लिया, बहुत ज्यादा हल्का ले लिया हमने ज़कात को, जबकि ये है फराइज में से एक फर्ज, इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। इसको हम हल्का नहीं ले सकते। अच्छा, फिर एक और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या होती है? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए आए फर्स्ट रजब को, तो अभी तो मुझे ज़कात नहीं देनी। फर्स्ट रजब 1422 हिजरी में आ गए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अल्लाह माफ करे मुझे भी नहीं पता कौन सा इस्लामिक साल चल रहा है। 1 लाख रुपए आ गए 1422 हिजरी में। सर 1 साल गुजर गया, और इसको 1 साल कब गुजरा? फर्स्ट रजब 1423 हिजरी के अंदर गुजर गया। तो इसका मतलब कि सर अब मुझे इस पर ज़कात देनी है ना, इस पर ज़कात देनी है। हमने कहा नहीं, इस पे ज़कात नहीं देनी है। अब तेरे पास माल कितना है? सर अब वैसे मेरे पास आपस की बात है माल है 2.5 लाख रुपए का। तो हमने कहा अब जो ज़कात तुझे देनी होगी ना, वो एज एट वैल्यू पे देनी होगी। जितने पैसे अभी हैं तेरे पास, वो बंदा गिन रहा होता है मेरे पास पहले कितने थे, ना जितने हैं उस पे। अच्छा सर उसके बाद फिर अगला साल आया, और सर चूंकि ज़कात दी थी तो अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह का वादा है, जब आप ज़कात दोगे उस माल में बरकत होगी, गारंटी बात है। जो अल्लाह का वादा है उसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको शक हो ना
आप किसी ऐसे बंदे के पास जिसको आपको लगता है कि इसने ढंग से ज़कात दी है, मिसाल के तौर पर अगर कोई अमीर आदमी है, कोई ऐसा बंदा आपके खानदान में जान पहचान में ऐसा बंदा आपको नजर आता होगा जिसके पास 8-10 करोड़ रुपए हैं और आपको लगता होगा उसने दी है ज़कात, सर वो दिल खोल के देता है और पूरी ज़कात देता है, आप कभी उससे पूछ लीजिएगा आपने जो इस दफा ज़कात दी वो पिछली दफा से ज्यादा थी या कम थी, आपको खुद यकीन आ जाएगा अगली दफा उसकी ज़कात ज्यादा ही निकलेगी, ये गारंटी है। उसके माल में इंक्रीमेंट ही होगा, ये गारंटी है। ठीक है, अच्छा देखो तो क्या हुआ, अगला साल आया और इसके पास 2.5 से कितने हो गए, 6 लाख। फर्स्ट रजब 1424 हिजरी, ठीक है। तो अब इसको ज़कात किस पे देनी है सर, लेकिन 3.5 लाख जो इंक्रीज हुए हैं उस पे तो साल नहीं गुजरा, उस पे तो साल नहीं गुजरा। हमने बोला वो साल गुजरने वाला चक्कर हो गया खत्म, अब आप हो गए साहिब निसाब। अब हर साल साहिब निसाब की डेफिनेशन से ऊपर ही ऊपर चल रहे हो आप, और जब ऊपर ही ऊपर चल रहे हो आप तो जो एजेट वैल्यू होगी ना उस एजेट वैल्यू पे ज़कात देनी है आपने, क्लोजिंग वैल्यू पे ज़कात देनी है आपने। अब आपने ये नहीं देखना कि मेरे हर रुपए को कब साल गुजरा। सर ये वाले 10 रुपए जिसके ऊपर कायदे आज़म की टोपी के ऊपर मैंने डॉट बनाया हुआ था इसको साल नहीं गुजरा अभी, ये फजूल बातें नहीं करनी है। क्या बात समझ आती है? इसका मतलब ये है कि एक दफा साहिब निसाब अगर एक बंदा हो गया तो अब हर साल उसको एजेट वैल्यू पे पैसे देने, एजेट वैल्यू पे। अगर मैंने पिछले साल ज़कात दी और मेरे पास पैसे थे 25 लाख, इस साल में ज़कात देने का टाइम आया तो मेरे पास पैसे हैं 50 लाख, मुझे ज़कात 50 लाख पे देनी है, चाहे मेरे पास 25 लाख की इनकम एक दिन पहले क्यों ना हुई हो। ये भी हो सकता है कि ये बंदा बोले सर अभी बस सिर्फ 2 दिन पहले ही कोई 3.5 लाख रुपए की मेरी सेल हुई है, क्या वो उस पर भी ज़कात देनी पड़ेगी? 2 दिन पहले हुई है सर, मैं कहा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। क्या ये बातें समझ आती हैं? ये बातें आमतौर पर लोगों के अंदर बहुत मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। देखो मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, सही है, लेकिन अगर हमें कोई भी मसला होता है ना तो हमें आलिम के पास जाना चाहिए, हमें कंसल्ट करना चाहिए। देखो टैक्स के कोर्स में कोई मसला होगा तो मेरे पास आओगे ना तुम, सर ये बता दें, सर ये समझ नहीं आया, सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो तुम किसके पास जाओगे? उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाओगे, मेरे पास आओगे। अकाउंटिंग में कोई मसला है अपने टीचर के पास जाओगे, ऐसा होगा ना। लेकिन मसला हमारा सबसे बड़ा पता है क्या है? आज अगर कोई भी दीन का मसला हमको दरपेश आता है ना, कोई भी दीन का मसला, हम क्या करते हैं, हम अपने दिल से उसका हल पूछ लेते हैं, और जेब से माल निकलने में तो वैसे ही मसला होता है, तो दिल आपको वो हल बताएगा जिसमें कम से कम माल निकलेगा, कम से कम माल निकलेगा। अच्छा, और ये ज़कात फर्ज है। एक होता है कि माल मैंने खुशी से सदका कर दिया, ये फर्ज है, यानी कि अगर ये पैसे ना दिए ना, गरीबों तक ना पहुंचे, और जिस तक ज़कात पहुंचनी चाहिए ये आपने ना पहुंचाई, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी को ज़कात दे के ये नहीं कहोगे कि हमने इस पर एहसान कर दिया। आपने जब किसी को ज़कात दी तो उसको ज़कात दे के उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि उसने आपका फर्ज पूरा करवा दिया। तो बोलो थैंक यू भाई, अगर आपको ज़कात नहीं देता तो मैं तो इसको ले लेके घूमता रहता, ढूंढता फिरता, टकरे मारता रहता, किसके पास जाता। तो आपका एहसान है, आपने ये ज़कात दी। बचा ऐसी कि उसके ऊपर एहसान जता है, क्योंकि उसने हम पर एहसान, हमारा फर्ज पूरा कर दिया उसने। अगर ये टाइम पे पूरा नहीं होता तो जितने दिन गुजरते रहते हम पे गुनाह बढ़ता रहता। क्या ये बात समझे? दिस इज इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। बात समझ आती है? बैतुल माल का कॉन्सेप्ट जब इस्लामिक रिजीम इन एक्चुअल सेंसेस होता था, खुलफाए राशिदीन का दौर था, इस्लामिक सिस्टम था, तो बैतुल माल था, उस बैतुल माल में ज़कात जमा होती थी और उससे फिर सारे गरीबों को की फलाह बहबूद का काम होता था। देखो इसीलिए जो सऊदिया है, बहरीन है, कतर है, दुबई है, वहां पर इनकम टैक्स नहीं है ना इनकम टैक्स। फैजान किधर है? इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट है, इनकम टैक्स नहीं है। दुबई में भी नहीं, सऊदी में भी नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं, उल्टा बोला तुमने, ठीक है।
बहरीन में नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है? वो यही इसी प्रिंसिपल की वजह से, इसी पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इस्लामिक स्टेट उसमें लोग ज़कात ठीक से दें, प्रॉपर दें। पाकिस्तान के अंदर मिक्स प्लेट चल रहा है, मुरब्बा चल रहा है। सेंट्रल ज़कात फंड भी है, क्या भी है? सेंट्रल ज़कात फंड। ये सेंट्रल ज़कात फंड क्या होता है? ये सेंट्रल ज़कात फंड हुकूमत के तहत चलता है, हुकूमत चलाती है इसको। सर हुकूमत से हुकूमत तो चल नहीं रही, सेंट्रल ज़कात फंड क्या चलेगा? हमने कहा ये जरूरी थोड़ी हर चीज जो भी हो रही है वो हो जाए। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे का सीए भी तो हो रहा होता है, क्या ख्याल है? वो हो ही रहा होता है तो हो ही रहा होता है। वालिदैन बोल बोल के थक जाते हैं मेरे बच्चे का सीए हो रहा है। जब पूछो मेरा बच्चा सीए कर रहा है, भाई कब कर चुकेगा, कब करेगा? कर ही रहा है, सही है, होता है ना सर। तो हमने कहा ऐसे ही सर एक सेंट्रल ज़कात फंड भी हुकूमत चला रही है, कहने को चल रहा है। अच्छा, लेकिन जिस तरह अब ये इस सेंट्रल ज़कात फंड में होता क्या है? आप लोगों के जो पैसे बैंकों में पड़े हुए होते हैं, जो ज़कात कटती है, पहली रमजान को ज़कात कटती है, पहली रमजान को बैंक वाले फोन करना शुरू कर देते हैं, आने वाला है डे ऑफ ज़कात आने वाला है, देख लो पैसे निकालने तो निकाल लो। ठीक है, जिनके थोड़े से बैंक वाले रिलेशनशिप मैनेजर से ताल्लुकात अच्छे होते हैं ना, उनको फोन आता है, बैंक अकाउंट में आपके पैसे पड़े हुए हैं, निकालना है आपको तो निकाल लो, देखो ज़कात लग जाएगी पहली रमजान को। तो मना भी कर देते हैं वो बगैर। नहीं, मना करने से नहीं होता, मना करने से नहीं होता। होता क्या है, जब स्टेट बैंक ने एक अमाउंट डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया, सुनना जरा, 2 मिनट इसके ऊपर लग गए, कोई मसले की बात नहीं है, अच्छी चीज है, पता होनी चाहिए। अभी स्टेट बैंक ने एक अमाउंट अनाउंस की थी, 88,700 समथिंग की कुछ अमाउंट थी, 89,000 की अमाउंट थी। अब उस 89,000 रुपीज से ज्यादा किसी के अगर बैंक में पड़े हुए होंगे ना, राउंड ऑफ कर लो, चलो 90 कर लो आसानी के लिए। अब 90,000 से ज्यादा, 90,000 या उससे ज्यादा पैसे अगर किसी के बैंक अकाउंट में पड़े हुए होंगे तो बैंक क्या काट लेगा? ज़कात काट लेगा। अच्छा, करंट में नहीं कटती ज़कात, सेविंग अकाउंट में ज़कात कटती है, सेविंग अकाउंट में ज़कात कटती है। अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पर किसी के सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए 1,90,000, तो उस पर बैंक क्या काट लेगा? ज़कात काट लेगा। सर क्या इससे बचने, और वो ज़कात काट के कहाँ जमा करा देगा? सेंट्रल ज़कात फंड, जो कि हुकूमत का ज़कात फंड है, सही है। तो इसका मतलब सर हमारे पैसों की ज़कात अदा हो गई ना? रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसी पे आप। तो सिर्फ फोन करके बताने से नहीं होगा कि आप हमारी ज़कात ना काटो, इसके लिए एक ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना पड़ता है आपको। होता वो 50 रुपए का फॉर्म है, लेकिन आप जब खरीदोगे तो आपको पता लगेगा कि वो 300-400 रुपए का मिल रहा होगा आपको, सही है। ब्लैक में आपको तो पता है हमारे यहाँ हर चीज़ ब्लैक में मिलती है, तो वो 200-300 रुपए का कम से कम आपको फॉर्म मिलेगा। 300 रुपए का फॉर्म फिल करके आप जमा करा दो तो अच्छा है। जैसे ही बैंक अकाउंट खुलवाओ, वो ज़कात डिक्लेरेशन का फॉर्म आप जमा करवा दो कि भाई हमारे अमाउंट के ऊपर आप ज़कात नहीं काटें, हम खुद ज़कात दे देंगे, या जो भी उसमें लिखा हुआ होता है बस जमा करा दो तो अच्छा है, सही। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपके अकाउंट के ऊपर फिर ज़कात डिडक्ट नहीं होगी। तो सर अगर हो जाए और सेंट्रल ज़कात फंड में चली जाए तो भी क्या मसला है? हमने कहा मसला तो कुछ नहीं है, लेकिन उलमा कहते हैं कि सेंट्रल ज़कात फंड में जो ज़कात जाती है वो काउंट नहीं होती, क्योंकि वो गरीबों पे नहीं लगती, वो जियालों पे लगती है, जियालों पे लगती है वो, ठीक है, सही। मेरा मतलब है कि वो करप्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। सेंट्रल ज़कात फंड में पता नहीं करप्शन के कई स्कैंडल माजी के अंदर गुजर चुके हैं, और आपको पता है जो पैसे भी हुकूमत के लोगों के पास चले जाएं, कोरोना का फंड किधर गया, किसके पास लगा, कहाँ लगा, कुछ पता नहीं चला। डैम के पैसे कहाँ लगे, किसके पास लगे, कुछ पता नहीं चला। बात समझ आती है? तो बस बात ये, असल बात पता है क्या है, हम हुक्मरानों को गालियां देते रहते हैं, जैसे लोगों के आमाल होंगे वैसे उन पर हुक्मरान आएंगे। बेसिकली हम में से हर एक के आमाल बहुत खराब है, हम में से हर बंदा झूठ बोलने को कोई बड़ा गुनाह समझता ही नहीं, जबकि हदीस में आता है इसका मफहूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मफहूम है कि मेरा उम्मती कुछ भी कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। तो आज हमने झूठ को इतना सस्ता समझ लिया, इतना छोटा गुनाह समझ लिया कि हम किसी से भी झूठ बोल देते हैं, मजे से झूठ बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते। आज हम हर 2 नंबरी कर जाते हैं,
रिश्वत हम दे देते हैं, चोर बदारी हम कर लेते हैं, नाप तोल में कमी हम कर लेते हैं, सूद हम खा लेते हैं, झूठ हम बोल लेते हैं, बदनजरी हम कर लेते हैं। भाई जब सारे गुनाह हम कर लेते हैं तो हुक्मरान अच्छे क्यों आएंगे? हम में से ही होंगे। तो अगर हम ठीक हो जाए ना, हम खुद ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और चूंकि ये रमजान का महीना ऐसा है कि जो हमें अपने आप को ठीक करने का एक मौका फराहम करता है। अल्लाह पाक दे रहे हैं, महीना दे रहे हैं। अल्लाह पाक कह रहे हैं शैतान को मैंने कैद कर दिया है, अब शैतान तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो तेरे अंदर का शैतान है। क्या बात आती समझ में बेटा? तो हम इस महीने को बेस्ट यूटिलाइज करें, बेस्ट यूटिलाइज करें। और सबसे आसान जो काम है ना, हम वो ना छोड़ें। सबसे आसान काम क्या है? नमाजों को टाइम पे पढ़ना, नमाज को टाइम पे पढ़ना और नमाज को जमात से पढ़ना। देखो घर में पढ़ना कोई कमाल थोड़ी है। घर में तो खवातीन पढ़ती नमाज, मर्द हजरात के लिए क्या कौन सी जगह है? मस्जिद। तो आपने मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़नी, जमात से नमाज पढ़नी। अच्छा देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारा दीन इतना प्यारा दीन है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया ना, आपके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आज बच्चा कहता है मैं टाइम पे क्लास में नहीं पहुंच सकता, यू आर नॉट पंक्चुअल। सर मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच सकता, मेरे पैसे कट जाते हैं महीने के आखिर में, यू आर नॉट पंक्चुअल। सर पंक्चुअलिटी कैसे पैदा करें? आप टाइम पर मस्जिद जाना शुरू कर दो नमाज के लिए। जोहर की नमाज 1:15 बजे, आप 1:15 बजे मस्जिद अगर पहुंचने की तैयारी कर सकते हो और 1:15 बजे मस्जिद पहुंच सकते हो, आदत हो गई आपकी। सवाल ही पैदा नहीं होता आप क्लास के लिए लेट हो जाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो सकते हो लेट। जो बंदा दिन में 5 मरतबा डॉट टाइम पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे, डॉट टाइम पर 5 मिनट 10 मिनट की नमाज है, लेट हुए नमाज गई। जिसको इस बात की फिक्र है कि मैं टाइम पे मस्जिद में पहुंच जाऊं, मुझे बताओ क्या वो लेट होगा क्लास में? क्या वो ऑफिस में कभी लेट होगा? कभी लेट नहीं होगा, कभी लेट नहीं होगा। मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने जितना टाइम जॉब की 5 साल 6 साल, मैंने 1 रुपया भी अपना लेट डिडक्शन के अंदर कटवाया हो, 1 रुपया भी अपना लेट डिडक्शन में कटवाया हो, नॉट अ सिंगल पेनी। हराम का पैसा थोड़ी है यार, हक हलाल का पैसा है, मेहनत से कमा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, क्यों कटवाएं? लेट की वजह से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आदत ही नहीं थी, टाइम पे पहुंचना है, डॉट। तो जब आप इंशाअल्लाह ताला अपने अंदर ये चीजें पैदा करोगे ना, तो बाकी की जिंदगी आपकी खुद ही सुधरती चली जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बच्चों, नमाजों की पाबंदी हो, जमात के साथ पाबंदी हो, तरावी का एहतमाम हो और पूरी तरावी का एहतमाम हो। इंशाअल्लाह आप देखोगे इसके समरात, इसके फवाइद आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। मुझे सारे टीचर्स को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दिन रात सुबह शाम क्या पढ़ते रहिएगा? कुरान और उसके बाद टैक्स। अल्लाह हाफिज।